जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आपका छठा लेसन चल रहा है वैश्वीकरण। एक लेसन और बाकी है। आज ये लेसन आधा समाप्त हो जाएगी। कल भी आप लोग की इकोनॉमिक्स होगी। कल ये 6 लेसन समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा 7 लेसन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। तो देखिए, आज का लेसन है वैश्वीकरण। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है वैश्वीकरण, और यहाँ पुनः मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बता रहा हूँ। वैश्वीकरण है क्या? ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक रूप से विपन्न देश, विपन्न यानी आर्थिक रूप से कमजोर देश, किसी ताकतवर यानी किसी औद्योगिक हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे अर्थव्यवस्था में ताकतवर देश के साथ मिलकर उसके साथ सामंजस्य करके व्यापार करते हैं, वही पद्धति जो है वो है वैश्वीकरण। आपके किताब के अकॉर्डिंग मैं उसका लैंग्वेज बता रहा हूं। कह रहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के साथ, यानी जो कमजोर देश है, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर वस्तुएं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह करता है, यानी आदान प्रदान करता है, उनसे सीखता है, उनके साथ चलता है। यही प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। तो आपने वैश्वीकरण की परिभाषा देख ली, उसको नोट भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि गत शताब्दी यानी ये जो पिछली शताब्दी है, यानी 20वीं शताब्दी के 9वें दशक में, यानी 1990 के आसपास में विश्व व्यापार का नया युग आरंभ हुआ। यानी विश्व में व्यापार करने का एक नया युग आरंभ हुआ, क्योंकि WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको विश्व व्यापार संगठन हम लोग कहते हैं। तो वही आपका 90 के दशक यानी 1990 के आसपास में है, 90 और 2000 के आसपास के बीच का है। बाजार में व्यापक क्षेत्र एवं राज्य एवं सीमा में न रह के दुनिया में व्यापार किया जा रहा था। यानी एक छोटा गांव, बस्ती, समाज, राज्य और जिला में व्यापार न करके बल्कि एक देश से दूसरे देशों में व्यापार किया जा रहा था। वस्तुओं को लाया जा रहा था और ले जाया जा रहा था, आदान प्रदान किया जा रहा था। दुनिया में मुक्त व्यापार हो जा रहा था। वर्तमान स्थिति में छोटे गांव से लेकर शहर तक सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही थी, यानी गांव से लेकर शहर तक सारी वस्तुएं मिल रही थी। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया एक बाजार बन गया। यानी अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया एक बाजार बन गई। यानी एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह सभी जगह आदान प्रदान कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं आप। व्यवहारिक रूप से अगर हमें याद होगा तो देखे होंगे कि हम अपने पहले के जमाने में, यानी पूर्व देखे होंगे कि सड़कों पर केवल गिनी चुनी गाड़ियां, यानी बहुत कम मोटर गाड़ियां, साइकिल, राजदूत, ये सब फीटर मोटर, फिर से ये सारी गाड़ियां देखने को मिलती थी। नई नई किस्म की कुछ गाड़ियां कहीं कहीं देखने को मिलती थी। यानी पहले के जमाने में, आज से 50 साल पहले की स्थिति है। आज है कि हर एक गांव, हर एक गली, हर एक कस्बे में, छोटे से छोटे गांवों में अनेक प्रकार की गाड़ियां आपको देखने को मिलती है, और बहुत सारी रोडों पर गाड़ियां आपको चलती हुई दिखती है। इसका निर्माण अन्य देशों करता है, यानी इन सारी चीजों का निर्माण अन्य देश करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर में मॉल खुल गए हैं, जहां उपभोक्ता अपनी छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु खरीद सकता है, जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल बोलते हैं, जहां आप सुई से लेके आपको बहुत बड़ा सामान तक मिल सकता है। यानी हर एक चीज वहां पर उपलब्ध होती है, जिसको आसानी से आदमी खरीद सकता है। यहाँ तक कि कह रहा है कि मोबाइल टेलीविजन के माध्यम से देश और विदेश के व्यापार के बारे में चर्चा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ये सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है। यानी अगर आज ये संभव हुआ है तो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। यानी कह रहा है कि उदारीकरण और निजीकरण के साथ वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से हुआ है। यानी उदारीकरण और निजीकरण क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे उदारीकरण और निजीकरण के बारे में। तो उदारीकरण और निजीकरण के साथ वैश्वीकरण शब्द जुड़ने से वैश्वीकरण के आधार में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पहलू शामिल हो गए हैं। यानी उदारीकरण और निजीकरण जुड़ने के साथ ही वैश्वीकरण की वैल्यू और बढ़ गई है, और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पहलू शामिल हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण में पूंजी, वस्तुएं एवं प्रौद्योगिकी का निर्बाध एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से और अपने विचारों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी गाइडलाइंस, आइडिया सारा ले रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और जो तजुर्बा उनके पास हो तजुर्बा को हम सीख रहे हैं। मानवीय संपदा का प्रवाह रुकावट आए, यानी ये कह रहा है कि लगातार वैश्वीकरण के आंशिक मानकर मानवीय प्रवाह को रुकावट न आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीकी सेवाओं को एक देश से दूसरे देशों में बिना रुकावट के प्रवाह किया जा रहा है। यानी बिना कहीं रोक टोक रुकावट के एक देश से दूसरे देशों में, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, या थॉट हो, तकनीकी हो, इन सारी चीजों का प्रवाह किया जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी
का प्रौद्योगिकी आदान प्रदान किया जा रहा है। आज दुनिया का कोई भी देश इसके संपर्क से छूता नहीं है, यानी कोई भी देश इससे बचा हुआ नहीं है। सारे देश में संचार है, सारे देश एक दूसरे से संबंध रखते हैं। लगभग 190-93 देश WTO से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब देख लीजिए उदारीकरण और निजीकरण क्या है। तो निजीकरण करा है, निजीकरण का भी करा है निजी क्षेत्र द्वारा, यानी निजी मतलब पर्सनल, एक पर्सनल व्यक्ति द्वारा करा है कि निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी एक व्यक्ति किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर उद्यम यानी उद्योग धंधों को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करता है। इसके लिए भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण नीति बनाया। यानी इसका कहने का मतलब है कोई पर्सनल व्यक्ति किसी सामाजिक क्षेत्र में जाकर कोई कंपनी या उद्योग धंधा स्थापित करके लोग उसे निर्बाध रोजगार देता है, वही कहलाता है निजीकरण। यानी मालिक उसका पर्सनल है, लेकिन उससे काम बहुत लोग निकाल रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा और मुनाफा भी हो रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण की नीति भी अपनाई। पूछता है कि निजीकरण की नीति भारत सरकार द्वारा कब अपनाई गई, तो 1991 ईस्वी में। ठीक है। उदारीकरण देखिए, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रकों तथा प्रतिबंधों से है। यानी कह रहा है कि सरकार कुछ नियंत्रण, कुछ प्रतिबंध लगाए हुए। अगर आपको कंपनी खोलनी है, दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए टैक्स भरना होगा। तो उदारीकरण उसी संबंध से, यानी उदारीकरण कह रहा है, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए उन आवश्यक नियंत्रक तथा प्रतिबंधों से है, जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 के सरकार के उदारीकरण नीति को अपनाना। यानी कह रहा है कि कुछ कुछ चीजों में सरकार ने उन प्रतिबंध को हटा दिया है। आप स्वतंत्र है, आप रोजगार कर सकते हैं, आप दुकान खोल के आप बेच सकते हैं सामान आप, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ नियम कानून है जिसको फॉलो करना होगा। देहात क्षेत्रों में भले कोई लाइसेंस नहीं होता, लेकिन शहरों में अगर आपको दुकान, छोटा सा दुकान खोलना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति और सरकार के आंकड़े सामान्य रूप से रहे कि कितने हमारे यहाँ दुकान है, कितने हमारे पास टैक्स पे रहे, क्योंकि आपके पे किए गए टैक्स से ही गवर्नमेंट जो रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सारी चीज बनाती है। इसके लिए वो भी आवश्यक है। और कह रहा है कि उदारीकरण और निजीकरण की नीति पर अपनाए के परिणाम ही है कि वैश्वीकरण का इतना बड़ा रूप हो चुका है। अब वैश्वीकरण के अंग, अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप देखिएगा हर एक सेट में मिल जाएगा आपको कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। कुछ लोग 3 मार देते हैं, कुछ लोग 8 मार देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली 5 होते हैं। वैश्वीकरण के 5 अंग कौन कौन? व्यापार एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, तीसरा प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, चौथा है श्रम का निर्बाध प्रवाह और पांचवा है पूंजी का निर्बाध परिवर्तनशीलता। सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है व्यापार एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी। कह रहा है कि व्यापार अवरोधों में को कम करने के लिए, ताकि वस्तुओं और सेवाओं को बेरोक टोक एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जा सके। यानी अभिप्राय है कि विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनी के वस्तुओं को और सेवाओं को मुक्त रूप से बेच सके और भारतीय कंपनी विदेशी वस्तुओं को बेच सके। यानी भारत में जो निर्माण होता है वो विदेश में आसानी से बेचा जा सके, और विदेश में जो वस्तुएं निर्माण होता है वो आसानी से आपका देश में बेचा जा सके। इससे बहुत सारी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां देख लीजिए, कपड़ा है, किसी चीज की कंपनी देख लीजिए। बहुत सारे लोग फोन यूज करते हैं, क्या आपके इंडिया की सारी कंपनी होती है? क्या नहीं होती है, किसी अन्य देश की होती है। जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, LG हो गया, आपका फिर Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, ये सारी कंपनियां अदर कंट्रीज की। आपके यहाँ की मैक्रोमैक्स है, आपके यहाँ की आपकी BSNL है, ये सारी कंपनियां है, जियो है, आपके कंट्रीज की है। तो बहुत सारी कंट्रियां जो एक दूसरे देश में आदान प्रदान करती है। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, यानी ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से करे, और इसका अर्थ है कि विदेशी पूंजी अब भारत में भी निवेश होने लगी है। यानी इस नियम के तहत आप दूसरे देशों में जाकर कंपनी लगा सकते हैं, वहां व्यापार कर सकते हैं, और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपने भारत में आकर कंपनी लगा रही है, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है और पैसा कमा रहे हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यानी ऐसा वातावरण कायम करें जिसमें प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह बिना बाधा के हो सके और कम से कम प्रौद्योगिकी का आयात कर सके। यानी कह रहा है कि ऐसा माहौल बनाना जिसमें कोई रुकावट ना आए, आसानी से हम अपने पूंजी को आदान प्रदान कर सके बिना कोई प्रतिबंध के, एक जगह से दूसरे जगह उसको भेज सके, खरीद सके, ये सारे चीज इसमें आते हैं। श्रम का निर्बाध प्रवाह, यानी ऐसा वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों में श्रम निर्बाध हो, यानी ऐसा वातावरण कायम कर देना कि दूसरे देशों में जाके भी लोग आसानी से काम कर सके। जैसे जाते हैं लोग विदेश में काम करने और वहां से इंडिया में आते हैं, तो ऐसा
गाइडलाइंस जारी करना। पांचवा जो है पूंजी में परिवर्तनशीलता, यानी पूंजी में पूर्ण परिवर्तनशीलता वैश्वीकरण का आवश्यक अवयव है। यानी सबसे आवश्यक अवयव पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वैश्वीकरण का क्या है, तो पूंजी में पूर्ण परिवर्तनशीलता। देखिए क्या कह रहा है कि पूंजी प्रौद्योगिकी और वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों में निर्बाध प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है। यानी इसके कारण पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देशों में पूंजी, श्रम, सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करने में बहुत तेजी हुई है, परंतु नागरिक अर्थात श्रम आवागमन इतना सुगम नहीं हो पाया है। किंतु इंसान इतना आसानी से नहीं जा पाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके लिए पासपोर्ट बनाना होता है, वीजा बनाना होता है, तो इन सारी कुछ असुविधाएं भी होती है जिसको भी ध्यान में रखा जाता है। एक वैश्विक गांव का जिक्र किया है जिसको आप लोग कहानी को पढ़ लेंगे। अब कह रहा वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने का मतलब है जो बहुत सारे राष्ट्रों में होती है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। यानी एक से अधिक देशों में अपना कंपनी ब्रांच लगाती है, वहां लोगों को बैठाती है और वहां से एक मालिक सभी देशों में नियंत्रण करता है। जैसे कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऑप्शन में देता है कि उनसे कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कौन सी स्वदेशी कंपनी। स्वदेशी में अक्सर पतंजलि ऑप्शन देता है, रिलायंस जियो का ही ऑप्शन देता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य प्रणाली।